हेलो बच्चों, वेलकम टू टॉपर क्लासेस। मैं आपकी एक्सपर्ट गाइड और आज मैं एक बहुत ही क्रूशियल कॉन्सेप्ट का मास्टर क्लास लेने वाली हूँ जो आपके फाउंडेशंस के लिए एकदम एब्सोल्यूट नेसेसिटी है। यस, एब्सोल्युटली। और बच्चों, मैं भी यहाँ आप सबके साथ इस इंटरेस्टिंग जर्नी में बैठी हूँ। आज का ये सेशन स्पेसिफिकली आपके बोर्ड एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से डिज़ाइन किया गया है। हम लोग कोई ऊपर ऊपर से सरफेस लेवल रीडिंग नहीं करने वाले हैं, बल्कि हर एक ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट का एक डीप डाइव एनालिसिस करेंगे। तो जल्दी से अपनी नोटबुक्स निकाल लीजिए, क्योंकि आज बहुत सारे हाई यील्ड कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर होने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले देख लेते हैं हमारा आज का सिलेबस क्या है। नंबर 1, अंडरस्टैंडिंग वाटर रिसोर्स इज। नंबर 2, हाउ वी क्लासिफाई रिसोर्सेज। थर्ड, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एजेंडा 21। उसके बाद फोर्थ, रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। फिफ्थ, इंडियाज लैंड रिलीफ फीचर्स। और फाइनली नंबर 6, लैंड यूटिलाइजेशन एंड यूज पैटर्न्स। So, let's jump straight in. Section 1, Understanding what a resource is, beyond free gifts. मैम, मैं जब भी नेचर के बारे में सोचती हूँ तो मुझे हमेशा लगता है कि हवा, पानी, ज़मीन, ये सब हमें नेचर ने मुफ्त में दिया है। मतलब, क्या नेचर की हर चीज़ जस्ट अ फ्री गिफ्ट फॉर अस टू टेक है? ये एक बहुत ही कॉमन मिसकंसेप्शन है और बोर्ड्स में एग्जाम सेटर एग्जैक्ट यहीं पर बच्चों को कंफ्यूज करते हैं। देखो, नेचर में मिली हर चीज डायरेक्टली रिसोर्स नहीं होती और वो फ्री गिफ्ट्स तो बिल्कुल भी नहीं है। एनवायरनमेंट में अवेलेबल कोई भी ऐसी चीज जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई कर सकती है, उसे हम रिसोर्स तो कहते हैं, लेकिन सिर्फ तब जब वो 3 बहुत ही स्ट्रिक्ट कंडीशंस को फुलफिल करे। पहला कंडीशन, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, मतलब हमारे पास उस मटेरियल को एक्सट्रैक्ट करने की, उसको निकालने की टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। दूसरा, इकोनॉमिकली फीजिबल, यानी उसको निकालने का खर्चा उसकी एक्चुअल वैल्यू से ज्यादा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और तीसरा, कल्चरली एक्सेप्टेबल, सोसाइटी को उस एक्सट्रैक्शन और यूज से कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। जब ये तीनों क्राइटेरिया मिलते हैं ना, तभी एक नॉर्मल ऑब्जेक्ट सच में रिसोर्स बनता है। ओह, ऐसी बात है, मैं समझ गई। ये तो बिल्कुल वैसे ही हुआ जैसे अगर मेरे पास बहुत अच्छी बुक्स रखी हैं, लेकिन मुझे उन्हें पढ़ना ही नहीं आता, तो वो मेरे किसी काम की नहीं है ना? यहाँ पर बुक्स हमारा नेचर है और मेरा दिमाग टेक्नोलॉजी है जो उनको समझता है। वाओ, बिल्कुल परफेक्ट एनालॉजी दी आपने। अब बच्चों, इस ट्रायंगल डायग्राम को ध्यान से देखिए। नोटिस कीजिए कि ह्यूमन बीइंग्स इस ट्रायंगल के बिल्कुल सेंटर में हैं। नेचर, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशंस अपने आप में बिल्कुल आइसोलेटेड है। ह्यूमन बीइंग्स ही हैं जो नेचर के साथ इंटरैक्ट करते हैं थ्रू टेक्नोलॉजी और फिर इंस्टीट्यूशंस क्रिएट करते हैं ताकि अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट को एक्सेलरेट किया जा सके। तो इसेंशियली ह्यूमन बीइंग्स ही वो इसेंशियल कंपोनेंट्स हैं जो एनवायरनमेंट के मटेरियल्स को एक्चुअल रिसोर्सेज में ट्रांसफॉर्म करते हैं। Moving on to Section 2, How we classify resources, Organizing the chaos. मैम, अर्थ पर तो लिटरली अनकाउंटेबल रिसोर्सेज हैं। ये तो मुझे वैसा ही लग रहा है जैसे एक बहुत ही मेसी स्कूल बैग हो और हमें समझ ही ना आए कि कौन सी बुक आखिर कहाँ रखी है। हम इस इतने बड़े कियोस्क को ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं? राइट, गुड क्वेश्चन। और उस मेसी बैग का सोल्यूशन क्या होता है? कंपार्टमेंट्स बनाना है ना? साइंटिस्ट और जोग्राफर्स ने रिसोर्सेज को सिस्टमैटिकली स्टडी करने के लिए उन्हें 4 मेन बेसिस पर क्लासिफाई किया है। पहला कंपार्टमेंट है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, यानी वो कहाँ से आए हैं, क्या वो बायोटिक हैं या अबायोटिक हैं। दूसरा है एग्जॉस्टिबिलिटी, क्या वो आगे जाकर खत्म हो जाएंगे। यहाँ पर आते हैं हमारे रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तीसरा बेस है ओनरशिप, जो हो सकती है इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल और इंटरनेशनल। और चौथा और सबसे टेक्निकल बेसिस है स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, जिसमें हम डिटेल में देखते हैं पोटेंशियल, डेवलप्ड, स्टॉक और रिजर्व्स। बच्चों, ये पूरा क्लासिफिकेशन स्ट्रक्चर आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के लिए एब्सोल्युटली क्रूशियल है। All right, now Section 3, Sustainable Development and Agenda 21, the Global Crisis. लेकिन मैम, अगर ऐसा होता तो क्या होता? मेरा मतलब है, रिसोर्सेज तो चलो हमने क्लासिफाई कर लिए, पर अगर कुछ सेल्फिश लोग इनफाइनाइट रिसोर्सेज को बिना किसी रूल के बस इनडिस्क्रिमिनेट तरीके से एक्सप्लॉइट करते ही रहें, तो अर्थ का क्या होगा? यही तो हमारा सबसे बड़ा ग्लोबल क्राइसिस है। देखो, इस इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉइटेशन की वजह से ही आज ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लीशन और सिवियर लैंड डिग्रेडेशन जैसे मैसिव इकोलॉजिकल क्राइसिस पैदा हुए हैं। एक बहुत ही छोटी सी ग्रीडी पॉपुलेशन ने पूरी ग्लोबल सोसाइटी को हैव्स और हैव नॉट्स में डिवाइड करके रख दिया है। और इस बड़ी प्रॉब्लम का आंसर महात्मा गांधी के एक बहुत ही प्रोफाउंड स्टेटमेंट में छुपा है। उन्होंने कहा था, देयर इज इनफ फॉर एवरीबॉडीज नीड एंड नॉट फॉर एनीबॉडीज ग्रीड। मतलब, अर्थ के पास हमारी ज़रूरतों को पूरा करने की पूरी कैपेबिलिटी है, लेकिन किसी एक इंसान के लालच को सैटिस्फाई करने की नहीं।
ग्रीड ही इस ओवर एक्सप्लॉयटेशन की रूट कॉज है। इसलिए हमें मास प्रोडक्शन को रोककर प्रोडक्शन बाय द मासेस पर शिफ्ट होना ही पड़ेगा, तभी हम असली कंजर्वेशन अचीव कर पाएंगे। और कंजर्वेशन के इस फिलॉसफिकल आइडिया को जब हम प्रैक्टिकल टर्म्स में देखते हैं तो उसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। बच्चों, ये डेफिनेशन एग्जाम में एग्जैक्टली ऐसी ही लिखनी है, वर्ड टू वर्ड। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है ऐसी इकोनॉमिक ग्रोथ जो एनवायरनमेंट को बिल्कुल भी डैमेज ना करे। और सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन पता है क्या है? हमारी प्रेजेंट डेवलपमेंट बिल्कुल भी ऐसी नहीं होनी चाहिए जो फ्यूचर जनरेशंस की नीड्स के साथ कॉम्प्रोमाइज करे। आगे आने वाली जनरेशंस को भी तो अपने हिस्से के रिसोर्सेज मिलने चाहिए ना। इसलिए इस कंसेप्ट को ग्लोबली फॉर्मली अडॉप्ट किया गया था 1992 में। मैं बात कर रही हूँ फेमस रियो डे जनेरो अर्थ समिट की। जून 1992 में 100 से ज़्यादा हेड्स ऑफ स्टेट्स एक्चुअली ब्राज़ील में मिले थे इस ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज को एक साथ टैकल करने के लिए। और वहीं पर एजेंडा 21 साइन किया गया था अंडर UNCED। अब आप लोग पूछोगे कि ये है क्या? तो एजेंडा 21 का सोल एम बस ये है कि ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव किया जाए और एनवायरमेंट डैमेज, पॉवर्टी और डिजीज से मिलकर लड़ा जाए थ्रू ग्लोबल कोऑपरेशन। इसकी एक सबसे बड़ी और मेरी फेवरेट प्रैक्टिकल रूल ये थी कि एवरी लोकल गवर्नमेंट शुड ड्रॉ इट्स ओन लोकल एजेंडा 21। मतलब विजन ग्लोबल रखो लेकिन एक्शन बिल्कुल लोकल। Okay, let's look at Section 4, Resource Planning in India, a Balanced Strategy. अच्छा मैम, जैसे हमारी मॉम एक सिंपल हाउस होल्ड बजट बनाते वक्त बहुत स्ट्रिक्ट प्लानिंग करती है ना कि राशन कितना चलाना है, कहाँ पर सेविंग करनी है, तो क्या हमारे इतने बड़े और इतने डाइवर्स देश इंडिया में भी ऐसी ही स्ट्रिक्ट प्लानिंग होती है? बिल्कुल सही एनालॉजी। एक घर को चलाना और एक देश को चलाना, इनका लॉजिक बिल्कुल सिमिलर है, बस स्केल थोड़ा अलग हो जाता है। इंडिया जैसे हाईली डाइवर्स कंट्री में तो ये रिसोर्स प्लानिंग और भी ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ एक्सट्रीम रीजनल डिस्पैरिटीज़ हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम झारखंड और मध्य प्रदेश को लें तो ये मिनरल्स और कोल डिपॉजिट्स में हाईली रिच हैं, पर वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी लैगिंग है। दूसरी तरफ अरुणाचल प्रदेश को देखो, वहाँ अबंडेंस ऑफ वाटर रिसोर्सेज है लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पुअर है। वहीं अगर हम राजस्थान को देखें तो वो सोलर और विंड एनर्जी में एक्सेप्शनली एंडाउड है, बट इट इज़ हेविली वाटर पुअर। लद्दाख जैसा कोल्ड डेजर्ट रिच कल्चरल हेरिटेज रखता है पर इसेंशियल वाइटल मिनरल्स और वाटर में डेफिशिएंट है। इसलिए हमारे यहाँ नेशनल, स्टेट, रीजनल और लोकल लेवल्स पर एक प्रॉपर्ली बैलेंस स्ट्रैटेजी और स्ट्रिक्ट रिसोर्स प्लानिंग की बहुत सख्त ज़रूरत है। और बच्चों, ये इतनी बड़ी बैलेंसिंग कोई एक रात का काम तो नहीं है। इस प्रोसेस के कॉम्प्लेक्स 3 स्टेप्स होते हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम्स के लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस के लिए एब्सोल्युटली VVIP हैं। स्टेप 1 है आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री। यहाँ हम रिसोर्सेज को प्रैक्टिकली सर्वे करते हैं, मैप करते हैं और उनका क्वांटिटेटिव मेजरमेंट्स करते हैं। स्टेप 2 है इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर, यानी अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, स्किल्स और एक प्रॉपर इंस्टीट्यूशनल सेटअप लगाना ताकि हम उन आइडेंटिफाइड रिसोर्सेज को सेफली निकाल सकें। और फाइनल स्टेप 3 है मैचिंग, हमारे लोकल रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स को हमारी ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स के साथ परफेक्टली अलाइन करना। आपको एग्जाम में ये स्ट्रिक्टली क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही लिखना होगा। Moving right along to Section 5, India's land relief features are finite asset. मैम, हमारा सबसे बड़ा एसेट जिस पर हम लिटरली चलते हैं और अपनी फसलें उगाते हैं, यानी हमारा लैंड, वो तो पूरी तरह फाइनाइट है ना? क्या इस फाइनाइट एरिया में भी अलग अलग फिजिकल डिविजन्स हैं? Yes, absolutely. लैंड एक नेचुरल रिसोर्स है जो अटमोस्ट इम्पोर्टेंस का है। और सबसे बड़ी ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये एक एसेट ऑफ फाइनाइट मैग्नीट्यूड है। हम प्रैक्टिकली इसे स्ट्रेच करके बढ़ा तो नहीं सकते। इंडिया के टोटल लैंड मास का 43% प्लेन्स हैं और ये प्लेन्स हमारे लिए सबसे ज़्यादा क्रूशल हैं क्योंकि ये सीधे सीधे एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री को फैसिलिटेट करते हैं। फिर आते हैं हमारे माउंटेन्स जो टोटल सरफेस एरिया का करीब 30% हैं। अब इनका रोल क्या है? ये पेरेनियल फ्लो ऑफ रिवर्स को इंश्योर करते हैं और ऑफ कोर्स टूरिज्म के लिए बहुत वाइटल हैं। और बचा हुआ 27% रीजन प्लेटोज का है जो इसेंशियली रिच रिजर्व्स ऑफ मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल्स और फॉरेस्ट को अपने अंदर होल्ड करते हैं। बच्चों, ये स्पेसिफिक परसेंटेजेस और उनकी स्पेसिफिक यूटिलिटी बोर्ड एग्जाम्स में डायरेक्टली टेस्ट होती हैं, तो इन्हें अच्छे से नोट कर लीजिए। And now, our final segment, Section 6, Land Utilization and Use Patterns, the Microview. लेकिन मैम, अगर प्लेन्स 43% हैं तो क्या हम स्ट्रेट अवे ये अज्यूम कर सकते हैं कि उन सभी जगहों पर खेती होती है? आई मीन 43% ऑफ अ मैसिव कंट्री लाइक इंडिया, दैट इज अ लॉट ऑफ एग्रीकल्चरल आउटपुट। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। यहीं पर तो हमें एक माइक्रो लेवल डिटेलिंग चाहिए होती है। 43% प्लेन्स होने का मतलब ये तो नहीं ना कि वहाँ हर जगह फसल ही उग रही है। हम अपने इस फाइनाइट लैंड रिसोर्सेज को बहुत ही एग्जैक्ट मैथमेटिकल कैटेगरीज में यूटिलाइज करते हैं।
सबसे पहला लैंड यूज कैटेगरी होता है फॉरेस्ट्स। उसके बाद आती है हमारी दूसरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी, लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टिवेशन। देखो नाम से ही क्लियर है कि यहाँ आप खेती बिल्कुल नहीं कर सकते। इसे हम फर्दर 2 सब पार्ट्स में स्प्लिट करते हैं। पहला, बैरन एंड वेस्टलैंड, यानी ऐसी रॉकी, एरिड या डेजर्ट लैंड जहाँ की मिट्टी उपजाऊ ही नहीं है। और दूसरा, लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस, यानी यहाँ आपने बिल्डिंग्स, रोड्स और फैक्ट्रीज बना दी हैं। अब कंक्रीट के ऊपर तो प्लांट्स नहीं उगेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली ये लैंड प्रैक्टिकली खेती के पूरी तरह बाहर हो गया है। अब आती है हमारी तीसरी कैटेगरी, विच इज अदर अनकल्टिवेटेड लैंड। ध्यान दीजिए, ये वो जमीन है जो करंटली खेती के अंडर नहीं है, बट टेक्निकली बैरन या वेस्ट भी नहीं है। इसमें परमानेंट पास्चर्स एंड ग्रीजिंग लैंड आते हैं, जहां हमारा इमेंस कैटल पॉपुलेशन चारा खाता है। फिर आता है लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स, जो हमारे नेट सोन एरिया में इंक्लूड नहीं होता। पर इस पूरे सेक्शन में सबसे टेक्निकल टर्म, जहां बच्चों के मार्क्स सबसे ज्यादा कटते हैं, वो है कल्चरेबल वेस्टलैंड। ये एसेंशियली वो लैंड है जिसे खेती के लिए यूज तो किया जा सकता था, लेकिन किसी भी वजह से इसको कंप्लीटली लेफ्ट अनकल्टिवेटेड छोड़ दिया गया है फॉर मोर देन 5 एग्रीकल्चरल ईयर्स। ये जो टाइम मेट्रिक है ना, मोर देन 5 ईयर्स, इसको याद रखना एब्सोल्यूट कंपल्शन है। एंड फाइनली हम आते हैं अपने फैलोलैंड्स और सोन एरिया पर। फैलोलैंड को एक्चुअली मिट्टी की फर्टिलिटी वापस लाने के लिए जानबूझकर खाली छोड़ दिया जाता है। इसके 2 प्योर डिविजन्स हैं जो टोटली टाइम बेस्ड हैं। करंट फैलो वो लैंड है जिसे विदाउट कल्टिवेशन छोड़ा गया है फॉर 1 और लेस देन 1 एग्रीकल्चरल ईयर। अदर देन करंट फैलो वो लैंड है जिसे अनकल्टिवेटेड छोड़ा गया है फॉर द पास्ट 1 to 5 एग्रीकल्चरल ईयर्स। तो देखिए टाइम फ्रेम बिल्कुल क्लियर है यहाँ पर। अगर 5 ईयर्स है तो कल्टिबल वेस्ट, अगर 1 to 5 ईयर्स है तो अदर फैलो, और अगर लेस देन 1 ईयर है तो करंट फैलो। सिंपल। और लास्टली सबसे क्रिटिकल पैरामीटर आता है नेट सोन एरिया। ये बेसिकली वो एक्चुअल फिजिकल एक्सटेंट ऑफ लैंड है जिस पर किसी भी साल सच में फसल बोई और काटी जाती है। वाओ, ये तो सच में एक बहुत ही मैथमेटिकली प्रिसाइज सिस्टम है। लेकिन बच्चों, मैं अभी यही सोच रही थी, हमारा लैंड तो टेक्निकली फिक्स्ड और पूरी तरह फाइनाइट है, लेकिन हमारी ह्यूमन नीड्स, हमारी पॉपुलेशन, वो तो एक्सपोनेंशियली बढ़ती ही जा रही हैं। तो ऐसे चैलेंजिंग सिनेरियो में क्या हम लोग बस एग्जिस्टिंग रिसोर्स प्लानिंग स्ट्रैटेजीज पर ही डिपेंड करते रहेंगे, या फिर हमारी नई जनरेशन को कंप्लीटली नई और इनोवेटिव पॉलिसीज सोचनी पड़ेंगी ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट सिर्फ पेपर पर ना रह जाए बल्कि रियलिटी बने? बिल्कुल सही बात उठाई तुमने। ये एक बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग रियलिटी चेक है जो मैंने आज आप सबके सामने रखा है। देखिए, साइंस और ज्योग्राफी सिर्फ टेक्स्ट बुक्स की थ्योरी नहीं है, ये सब आपके एक्चुअल फ्यूचर का रोड मैप है। इन कॉन्सेप्ट्स को रटना नहीं है, बल्कि इनको फंडामेंटली विजुअलाइज करना है, ताकि जब आप बोर्ड एग्जामिनेशन में बैठें तो आपके लॉजिक्स कंप्लीटली अनब्रेकेबल हों। आज के इस टॉपर क्लासेस के मास्टर क्लास में हमने बेसिक रिसोर्स डेफिनेशन से लेके एग्जैक्ट लैंड यूटिलाइजेशन मैट्रिक्स तक पूरा सिलेबस थरली स्कैन कर लिया है। अब आपकी बारी है इन्हें इंटेंसली रिवाइज करने की। ऑल द बेस्ट बच्चों, एंड कीप लर्निंग।